नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना से परेशान यूरोप को लॉकडाउन का सहारा और फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन पर किसकी है टेढ़ी नजर। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने चुना 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर। बाइडेन कमला हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप को 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में पछाड़ा। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच ब्रेक्जिट डील न होने की सूरत में यूरोपीय आयोग ने तैयार किया प्लान बी। नए प्लान के अनुसार यूरोपीय यूनियन आकस्मिक उपायों के अंतर्गत ब्रिटेन के साथ हवाई और सड़क यात्रा के साथ व्यापार को बनाएगा आसान। कार्बन उत्सर्जन को लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच हुई डील। 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% कमी करने पर बनी सहमति। साथ ही 2050 तक इसे 0% करने का बना लक्ष्य। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर दिया। कहा यह दोनों देशों की और उनके लोगों की भलाई के लिए जरूरी। विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर शेख रशीद अहमद बने पाकिस्तान के नए गृह मंत्री। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद पाकिस्तान के कैबिनेट में हुए बड़े फेरबदल। फ्रांस की सनोफी और ब्रिटेन की गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा मिलकर बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक। तय मानक से नीचे रहा परीक्षण का परिणाम। अब 2021 के अंत तक वैक्सीन आने की उम्मीद। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 7 करोड़ 8 लाख के पार। महामारी में अब तक 15,91,000 से ज्यादा की मौत। 4 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना से लड़ने के लिए कोलंबिया की सरकार ने किए नए उपाय। कोलंबिया में कई शहरों में कर्फ्यू लगाने के साथ शराब की बिक्री पर रोक। कोलंबिया में 14 लाख से ज्यादा लोग हैं संक्रमित। 38,000 से ज्यादा की गई है जांच। चीन के चेंगडू शहर में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। वॉल्ट डिज्नी ने नई स्टार वॉर फिल्म की घोषणा की। रूग स्क्वाड्रन नाम वाली ये फिल्म 2023 में होगी रिलीज। पैटी जेंकिंस करेंगे डायरेक्ट। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन पर अब साइबर अटैकर्स की टेढ़ी नजर लग गई। फाइजर बायोएनटेक का दावा है कि उनकी वैक्सीन से संबंधित डेटा को गैरकानूनी ढंग से एक्सेस किया गया। हैकर्स के निशाने पर उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करना था जो कि वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी मान्यता दे दी है। क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया में जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। सदी के इस सबसे बड़े संकट से गुजर रही दुनिया कोरोना वैक्सीन को बहुत उम्मीदों से देख रही है। लेकिन इस वैक्सीन पर साइबर अटैकर्स भी अपनी काली दृष्टि बनाए हुए हैं। हैकर्स ने निशाना बनाया है फाइजर बायोएनटेक के डेटा सेंटर को। कंपनी ने बताया कि इस साइबर हमले में कोरोना वायरस वैक्सीन से संबंधित फाइल्स को गैरकानूनी ढंग से एक्सेस किया गया। कंपनियों ने बयान जारी करके बताया कि वैक्सीन से जुड़ी संयुक्त रिसर्च का डेटा यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के सर्वर पर मौजूद था और इसी सर्वर पर साइबर हमला किया गया। यूरोपीय संघ के मेडिसिन रेगुलेटर सर्वर पर स्टोर फाइजर और बायोएनटेक के कोरोना वैक्सीन से संबंधित कुछ दस्तावेज को गैरकानूनी रूप से एक्सेस किया गया। इस बात की जानकारी नहीं मिली कि डेटा के एक्सेस होने के कारण से हमारे स्टडी में शामिल लोगों की पहचान की गई है या नहीं, लेकिन निशाने पर वही लोग थे। फाइजर और बायोएनटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन को इसी हफ्ते ब्रिटेन और कनाडा में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल चुकी है। कई और देश इस वैक्सीन को पाने की होड़ में जुटे हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोरोना वायरस वैक्सीन के डेटा पर साइबर अटैक हुआ। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि उसने रूसी और उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा प्रमुख दवा कंपनियों और वैक्सीन रिसर्चर्स से बेशकीमती डेटा चोरी करने के प्रयासों का पता लगाया है। आज तक ब्यूरो। ताइवान लगातार अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता और रक्षा नीति को धार देने में जुटा हुआ है और इसकी एक बानगी शुक्रवार को देखने को मिली जब ताइवान ने 600 टन के तटरक्षक जहाज को लॉन्च कर दिया। इस खास अवसर पर ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इव-वेंग भी मौजूद थी। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच ताइवान ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर यह साफ कर दिया कि चीन के रवैये को लेकर उसके इरादे बेहद सख्त हैं।
और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। यह अवसर था 600 टन के तटरक्षक गश्ती जहाज के लॉन्चिंग का। हर बार की तरह इस बार भी इस बेहद खास मौके पर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन मौजूद रहे। इस बड़े जहाज से ताइवानी सेना अब और मजबूत होगी, खासकर तटीय क्षेत्रों में। ताइवान इस तरह के कुल 12 जहाज बना रहा है। अभी पहला जहाज बना जो सेना को सौंप दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहाज ताइवान में ही बनाया गया। इस नए जहाज में अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ मिसाइल्स को फिट करने की जगह भी दी गई है। चीन से लगातार मिल रही चुनौती को देखते हुए ताइवान के इस कदम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ताइवान लगातार अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता और रक्षा नीति को धार देने में जुटा हुआ है। पिछले महीने ही ताइवान ने 4 साल के शोध के बाद एक स्वदेशी पनडुब्बी को भी लॉन्च किया था। हाल ही के सालों में ताइवान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका से हथियारों की खरीद के कई सारे करार किए। इसके साथ ही F-16 फाइटर जेट, सशस्त्र ड्रोन, रॉकेट सिस्टम और मिसाइलें वो अमेरिका से हासिल कर चुका है। आज तक ब्यूरो। अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध बनाने का नया कानून संसद के निचले सदन से पास हो गया। अब यहां से यह कानून अर्जेंटीना की सीनेट के पास भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद अर्जेंटीना में गर्भपात को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। बिल के अनुसार अब महिलाएं गर्भावस्था के 14वें हफ्ते तक अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा सकेंगी। जब कानून संसद से पास हो रहा था उस समय खुशी मनाने के लिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर मौजूद थीं। आपको बता दें, इस कानून के लिए पिछले कई सालों से अर्जेंटीना में महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थीं। ये दूसरी बार है जब गर्भपात कानून अर्जेंटीना के निचले सदन से पास हुआ। इससे पहले 2018 में भी ये पास हो गया था, मगर उस समय निचले सदन से पास होने के बावजूद सीनेट में ये पास नहीं हो पाया था। लेकिन अर्जेंटीना में महिलाएं बेहद खुश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।